हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascuta, Amarbale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, Cascuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. अब जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल को यूज़ करके, जो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और एनवायरनमेंट से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके और रूट से मिनरल्स और वाटर लेके वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। और क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं इसीलिए उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अब प्लांट्स अपना खाना खुद तो बनाते हैं, लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग होता है। वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए होता है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए। तो वैसे ही जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते, वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और ये वाला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स जो दूसरे पे डिपेंड करता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आप खाना खुद नहीं बनाते हो, आप किसी और से अपना खाना लेते हो, वो होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि यहाँ पर ये फिगर का रेफरेंस दिया गया है कि ये जो कास्कुटा है, जिसको हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, ये एक बड़ा सा प्लांट है और इस पर आप देखोगे कि ये वायर लाइक स्ट्रक्चर्स लटके हुए। यहाँ पर इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप उतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा होगा कि प्लांट्स में कई बार ऐसे यूँ बेल सी लटक रही होती है, और वो बेल जो होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती है, वह हल्की येलो कलर की होती है। तो इससे ये पता चलता है कि उस बेल में जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो वो अपना खाना जो है वो जिस प्लांट पे लटकी रहती है उस प्लांट की ट्री से, ब्रांचेस से, लीव से वो अपना खाना जो है वो एब्जॉर्ब करती है। और जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वो अगर किसी और प्लांट पे डिपेंड है, तो जो प्लांट डिपेंड है उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। तो यहाँ पर जो अमरबेल है, कास्कुटा है, वो हो जाएगा पैरासाइट। और जिस प्लांट पे, जिस ट्री पे वो डिपेंड है, दैट इज जिस प्लांट पे या ट्री पे वो क्लाइंब करी हुई है या उससे चिपकी हुई है, उस प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट। तो यहाँ पर जो ये बड़ा सा ग्रीन ट्री दिख रहा है हमको, ये हो जाएगा हमारा होस्ट। और ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर जो ये लटके हुए हैं यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक ये लटके हुए हैं, ये हो जाएंगे हमारे पैरासाइट, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं इस बड़े ग्रीन ट्री के ऊपर कि उनसे वो अपना पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped.
The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Now, apart from parasite plants, there are insectivorous plants. अब insectivorous plants क्या होते हैं? Insectivorous plants जो होते हैं वो insects को खाते हैं, वो insects को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और फिर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं जिससे कि वो इंसेक्ट जो है वो उसको वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब यहाँ पर ये आप प्लांट देख सकते हो. इस प्लांट की जो ये लीव्स हैं, ये लीव्स जो हैं ये मॉडिफाई हो गई हैं. ये आप देख सकते हो कि एक जग के जैसे, एक पिक्चर के जैसे दिख रहा है और इसके ऊपर ये एक लिड भी है. इसका जो है बड़ा फिगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लीव है, जैसे ये लीव जो है ये अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हो गया, ये पिक्चर जो है ये पिक्चर है और ये लिड आपको यहाँ पर दिखाई गई है. तो जब भी क्या होता है कि इंसेक्ट जब आकर, ये प्लांट जो होता है वो थोड़ा ब्यूटीफुल दिखता है, तो इंसेक्ट जो है इससे अट्रैक्ट होकर इसके पास आता है और जैसे ही इंसेक्ट इसके पास आता है, यहाँ पर कहीं आता है, तो ये अचानक लिड जो है ये क्लोज हो जाता है. तो ये लिड क्लोज होने की वजह से इंसेक्ट जो है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है. और इस पिक्चर के अंदर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाल जैसे होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि मकड़ी एक जाला बनाती है, तो वो जाला जो होता है वो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो उसमें बाल से एक पतले पतले से थ्रेड से होते हैं जिसमें कोई इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है और फिर जो स्पाइडर होता है वो आता है और वो उस इंसेक्ट को आके खाता है. तो उसी तरह से इसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, इंसेक्ट यहाँ पर फंस जाता है और फिर इसके अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं. जैसे हम खाना डाइजेस्ट करते तो हमारे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, वैसे इसके पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता है और फिर वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में, उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में इसको हेल्प करते हैं. तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिस सॉइल में ये प्लांट्स उगते हैं वहाँ पर इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलते हो, क्योंकि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ये ग्रीन कलर के भी होते हैं. तो ये ग्रीन कलर के होते हैं मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होता है मतलब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं. तो अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? तो क्या होता है कि सारे सॉइल्स में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते कई बार. तो कई बार ऐसा होता है कि इन प्लांट्स को सॉइल से अपना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो इनकी लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और फिर वो अपना खाना जो है वो इंसेक्ट से लेते हैं. जब वो सारे न्यूट्रिशन उनको सॉइल से नहीं मिल पाते तो उन न्यूट्रिशन के लिए वो लोग इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. Saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो आपने देखा होगा कि मार्केट में मशरूम के पैकेट्स होते हैं. आपने मशरूम्स कई बार खाए भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस बन जाते हैं किसी भी मॉइस्ट सॉइल में, या कोई अगर लकड़ी सड़ रही होती है तो उस पर बन जाते हैं? ये जनरली अर्बन एरियाज़ में नहीं होता, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हम अपने घरों को प्रोटेक्ट कर देते हैं उनको पेंट करके, तो उससे वो वहाँ पर वो फंगल इन्फेक्शन या ऐसे पैचेस जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते. लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे या आप कुछ ऐसे घरों को देखोगे जो कि प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पर बारिश के टाइम में जब कोई मॉइस्ट सॉइल होती है या फिर अगर कोई लकड़ी है जिसको पेंट नहीं किया गया और वो लकड़ी अगर सड़ रही है तो उस पर कई बार ऐसे पैचेस से ग्रो हो जाते हैं. अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका और वो ऐसे थोड़े फ्लफी से होते हैं.
तो ये पैचेस जो हैं ये क्या होते हैं, इनको अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और ये कैसे सर्वाइव करते हैं. Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2-3 days until fluffy patches appear on them. Figure 1.8. What is the color of these patches? Observe the patches under the microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. तो इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी. कोई भी एक आप ब्रेड का पीस ले लो, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको किसी वार्म जगह पे रख दो जहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट हो. तो 2-3 दिन के लिए आपको उस तरह से रखना है, या अगर 2-3 दिन में अगर वो ग्रो नहीं होता है तो उसको आप थोड़ा और ज़्यादा टाइम के लिए रखो. फिर थोड़े टाइम में आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर फ्लफी पैचेस आपको दिखने लगेंगे. आपने घर में वैसे भी देखा होगा कि कोई ब्रेड या कोई चीज़ अगर 3-4 दिन रखी रह जाती है तो उसके ऊपर एक फंगस सा जम जाता है, कुछ ग्रीन ब्लैक कलर के ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और फिर आपको ये बोला जाता है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी. तो वो पैचेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. तो इन पैचेस को जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो इस तरह से आपको ये ना छोटे छोटे से प्लांट बर्ड्स के जैसे दिखाई देंगे. तो ये क्या होता है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फंगी. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो अब ये फंगी जो होता है ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ सड़ गई है या कोई प्लांट और एनिमल जो है वो मर गया है तो उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो जब भी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स. Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. तो फंगी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आ जाता है, अचार के ऊपर आ जाता है, लेदर के ऊपर आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि क्लॉथ्स के ऊपर आ जाता है, ऐसे पैचेस बन जाते हैं. शूज़ अगर आपने रेनी सीजन में बहुत टाइम के लिए छोड़ दिए हैं और उनको आपने लंबे टाइम तक नहीं पहना है तो हॉट और ह्यूमिड वेदर के कारण उसके ऊपर पैचेस बन जाते हैं. वो पैचेस भी फंगी होता है. तो पर्टिकुलरली रेनी सीजन के टाइम पर जब वेदर जो होता है वो थोड़ा हॉट भी होता है और ह्यूमिड भी होता है तो वो एक फेवरेबल वेदर होता है फंगी के ग्रो करने के लिए. तो ऐसा अगर कोई भी वेदर होगा तो उस टाइम पे फंगी जो है वो इजीली ग्रो कर पाता है. तो ऐसे में फंगी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल करता है. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे ही उनको कोई भी वेट या वार्म चीज़ मिलती है तो वो उसके ऊपर लैंड करते हैं और जब उनको अपना क्लाइमेट फेवरेबल लगता है तो वो ग्रो करने लगते हैं. तो इस तरह से फंगस जो है वो ग्रो करने लगता है. तो अगर फंगस से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, तो हमको उनको प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए जिससे कि फंगल जो पोर्स है वो उसके ऊपर लैंड ना कर पाए और वो ग्रो ना हो पाए. तो उनको वो कंडीशंस फेवरेबल हमको नहीं देनी चाहिए. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. तो अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक साथ रहते हैं और वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं.
तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको बोला जाता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे कि अगर दो फ्रेंड साथ में रह रहे हैं, एक को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है लेकिन उसको घर का बाकी काम नहीं आता, और दूसरे को घर का बाकी सारा काम करना आता है लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता, तो अगर ये दोनों फ्रेंड्स एक साथ रहेंगे तो दोनों को एक दूसरे की हेल्प मिल जाएगी। लाइक जिसको खाना बनाना आता है वो दोनों के लिए खाना बना देगा, ऑन बोथ कैन एंजॉय, और जिसको बाकी घर का काम आता है वो बाकी सारे काम कर देगा, तो भी दोनों को बेनिफिट होगा। तो ऐसी रिलेशनशिप जिसमें गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होती है, जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो बेनिफिट हो रही हैं, इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो प्लांट्स में भी ये रिलेशनशिप होती है। कोई दो प्लांट्स जो हैं वो एक जगह रह के अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, अपने शेल्टर को शेयर करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। जैसे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स में हम देखोगे कि वहाँ पर फंगस लग जाता है, तो अब ये रिलेशनशिप जो है वो सिम्बायोटिक है, क्योंकि फंगस जो है वो अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है प्लांट से और वो उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, और एट द सेम टाइम फंगस जो है वो कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को, और वो वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, तो इस तरह से वो प्लांट को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो दिस इज नॉट पैरासाइटिक रिलेशनशिप, दिस इज सिम्बायोसिस। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an algae, and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae prepares and provides food to the fungus. तो जैसे लाइकेंस होते हैं, अब लाइकेंस क्या होते हैं कि जब आपने देखा होगा बारिश के टाइम पर वॉल्स पे, स्टोन्स पे, रॉक्स पे वैसे ग्रीन पैचेस से बन जाते हैं, वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है, तो वो ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइकेंस। तो ये लाइकेंस जो होते हैं इसमें अलगे और फंगस ये दोनों जो हैं ये एक साथ रहते हैं। तो अलगे जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और फंगस जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो अलगे जो है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो अपना खाना बना सकता है, तो वो खाना बनाता है, और वो खाने से न्यूट्रिशन जो है अलगे और फंगस दोनों को मिलता है। और फंगस क्या करता है उसके लिए, फंगस जो है उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। So this was part 2 of our chapter Nutrition in Plants. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, don't forget to check the description box below for the links to other chapters and other parts of this chapter. Thank you everyone.